Assalamu alaikum. My name is Zunaira Suleiman and I am the lecturer of chemistry at Times Institute, Multan. In this semester, I am going to teach you analytical chemistry. So first of all, we will see that what is analytical chemistry, and then we will discuss further about the applications and what we will study in detail about analytical chemistry. Analytical chemistry, as the name indicate, analytical. Analytical is word is derived from the analysis, and analysis means analyze, to analyze something. तो हम कह सकते हैं कि analytical chemistry is the branch of chemistry in which we analyze different types of the sample to characterize them, to find them their structures, to find their compositions, to find out their amounts, to find out that which type of analytes are present in the given sample. So analytical chemistry basically deals with the different types of the samples to analyze them. Analytical chemistry is concerned with chemical characterization of matter and the answer to two important questions, that what is it, means qualitative analysis, and the other is how much is it, how much is it, that is quantitative analysis. So basically we can say that in analytical chemistry we will perform two types of analysis. First is the qualitative analysis and other one is the quantitative analysis. अगर हमारे पास कोई सैंपल है जिसमें से हमने ये फाइंड आउट करना है कि इस गिवन सैंपल के अंदर कौन कौन से या किस टाइप के एनालाइट्स मौजूद हैं, क्या मौजूद है, तो वो एनालिसिस हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस कहलाएगा. लेकिन अगर कोई हमें सैंपल है हमारे पास जिसके अंदर से हमने फाइंड आउट करना है कि जो हमारा सैंपल है उसके अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के कंपोनेंट्स मौजूद हैं, कितनी कॉन्सेंट्रेशन के अंदर या फिर कितनी क्वांटिटी के अंदर मौजूद है, उसकी डिटर्मिनेशन अगर हम करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस. सो बेसिकली इन एनालिटिकल केमिस्ट्री दो टाइप्स के एनालिसिस होते हैं, या तो क्वालिटेटिव एनालिसिस होते हैं या फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस. एनालिटिकल केमिस्ट्री के एप्लीकेशंस वास्ट एप्लीकेशंस हैं हमारे पास. बीइंग एन एनालिटिकल केमिस्ट वी डील विद वैरायटी ऑफ द डिफरेंट सैंपल्स. जो सैंपल किसी भी टाइप का हो सकता है, चाहे वो एग्रीकल्चरल हो सकता है, इन्वायरमेंटल हो सकता है, क्लिनिकल हो सकता है, फार्मास्यूटिकल हो सकता है, इन्वायरमेंटल हो सकता है, कोई मेटलर्जिकल सैंपल भी हो सकता है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग सैंपल्स भी हो सकते हैं जो कि हम एनालाइज करते हैं. और मेन पर्पस क्या होता है, उसमें से क्या फाइंड आउट करना, मेन इन्फॉर्मेशन कि इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है और कितनी अमाउंट के अंदर मौजूद है. बेसिकली जो एनालिटिकल केमिस्ट होता है वो क्या करता है कि 4 क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर करता है कि इसके अंदर क्या है. एनालिटिकल केमिस्ट्री provides the method and tools. To answer the 4 questions. एनालिटिकल केमिस्ट्री बेसिकली काम करती है मेटलर्जिकल वर्ल्ड के अंदर 4 टाइप के क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए. क्या क्या क्वेश्चन हैं, व्हाट का मतलब कि जो सैंपल है वो क्या है, वेयर मीन्स कि वो सैंपल कहाँ है, किस फॉर्म के अंदर है, हाउ मच मीन्स कितनी अमाउंट के अंदर वो मौजूद है, और व्हाट अरेंजमेंट, स्ट्रक्चर्स और फॉर्म, एंड फॉर्म्स. बेसिकली जो एनालिटिकल केमिस्ट होता है, या एनालिटिकल केमिस्ट्री जो होती है वो हमारी, क्योंकि मेटलर्जिकल वर्ल्ड के अंदर हम रहते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सैंपल्स हैं जिनके साथ हमें डील करना पड़ता है. तो इन बेसिकली 4 क्वेश्चंस के व्हाट के सैंपल है क्या,
वेयर किस कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कितनी अमाउंट के अंदर मौजूद है, और उसके अंदर जो एनालाइट है उसकी क्या अरेंजमेंट है, केमिकल स्ट्रक्चर उसका क्या है, या फिर उसकी किस फॉर्म के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करता है, इन क्वेश्चंस को आंसर करता है। और जब इन क्वेश्चंस को आंसर करना है तो ऑब्वियसली इसके लिए ज़रूरी है कि हम कोई ना कोई किसी ना किसी एनालिटिकल प्रोसीजर को जो है वो अडॉप्ट करें, ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली अपने सैंपल को जो है वो एनालाइज कर सकें। अब अगर हमारे पास कोई भी सैंपल आता है जिसको हमने एनालाइज करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो भी हम प्रोसीजर अडॉप्ट कर रहे हैं या फिर हम मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं, उसकी एक्यूरेसी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक्यूरेसी, बेसिकली एक्यूरेसी होता क्या है? एक्यूरेसी मीन्स क्या है कि हमारा जो सैंपल है वो, जो हमारा सैंपल है जिसकी हमने एनालिसिस किया है, वो एनालिसिस जो है कितना एक्यूरेट है, जो हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं वो रिजल्ट्स जो है वो हमारे पास कितने एक्यूरेट हैं। एक्यूरेसी बेसिकली क्या होती है? द एग्रीमेंट बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू, कि हमने जो वैल्यू मेजर की है वो एक्चुअल वैल्यू जो कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, या फिर जो हम कह सकते हैं कि जो एक रिकमेंडेड वैल्यू हो, उस वैल्यू से कितनी क्लोज आती है। जितनी वो वैल्यू उसके क्लोज होगी उतना ही हम कहेंगे कि हमारा जो सैंपल का जो हमने एनालिसिस किया है वो एक्यूरेट है। और किसी भी सैंपल के रिजल्ट के एक्यूरेसी जो है वो मुख्तलिफ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो हम सैंपल को जिस सैंपल का हम एनालिसिस करना चाह रहे हैं, उस सैंपल से हम क्या इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, किस टाइप की इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें रिक्वायर्ड है, क्या चीज़ है जो हम इसमें से फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर हमें ये पता होगा कि वो इन्फॉर्मेशन क्या है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली अपना जो भी प्रोसीजर है वो प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो अपने सैंपल को एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि जब हमने अपना सैंपल का कर लिया कि हमें कौन सा टाइप का, किस टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली फिर हमने क्या करना है, अपना सैंपल को सिलेक्शन करनी है, सैम्पलिंग करनी है। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप आ गया वो आ गया सैम्पलिंग का। एक्यूरेसी किसी भी हम अपने प्रोसीजर की या किसी भी सैंपल के जो रिजल्ट्स की एक्यूरेसी होती है वो मोस्टली डिपेंड करती है सैम्पलिंग पे, कि आपने जो अपने सैंपल की जो आपको सैंपल दिया गया है जिसमें से आपने एनालाइट फाइंड आउट करना है, उसकी आपने सैम्पलिंग किस हद तक कितनी एक्यूरेसी से की है। क्योंकि हम कहते हैं कि किसी भी प्रोसीजर के अंदर जो सैम्पलिंग होता है वो फर्स्ट इनिशियल स्टेप होता है, और अगर हमारी सैम्पलिंग प्रॉपर नहीं होगी, अगर हमें प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव सैंपल कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली हमारे एट द एंड जो हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे वो रिजल्ट्स जो है वो इतने एक्यूरेट नहीं होंगे। सैम्पलिंग क्या होती है? सैम्पलिंग बेसिकली हमारे पास अगर कोई भी आता है कि सैंपल कोई भी अमाउंट ऑफ द सैंपल है जिसके अंदर से हमने क्या करना है, एक टोटल एक पोर्शन सेलेक्ट करना है और उसको एनालाइज करना है। अब क्या है कि जितनी टोटल अमाउंट हमारे पास आई है वो हमारे पास पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन मीन्स कि टोटल पोर्शन है कि जिसमें से हमने अपना सैंपल सेलेक्ट करना है और उस सैंपल को फिर हमने क्या करना है, लेबोरेटरी के अंदर एनालाइज करना है। अगर अब लाइक एग्जांपल है कि अगर हमारे पास जो है वो एक वीट का जो है वो ग्रेन्स का एक पूरा ट्रक है और जिसका कहा गया है कि इसको एनालाइज करना है, तो हम एक ग्रेन्स के एक पूरे ट्रक को जो है वो एनालाइज नहीं कर सकते। अगर हमने उसको एनालाइज करना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम उसमें से एक पोर्शन सेलेक्ट करें, या फिर सिंपल मोस्ट सिंपलेस्ट एग्जाम्पल कि आपको कहा गया है कि एक वाटर का है, वाटर बॉडीज़ है जिसमें से आपने वाटर का एनालिसिस करना है, फाइंड आउट करना है कि इस वाटर बॉडीज़ के अंदर जो है वो किस टाइप के कंपोनेंट्स मौजूद हैं, या कौन कौन से मेटल्स मौजूद हैं, या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, या कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं। तो हम पूरे की पूरी वाटर बॉडी को जो है वो एनालाइज नहीं कर सकते। उस वाटर की बॉडीज़ में से हम एक पोर्शन सेलेक्ट करते हैं और उस पोर्शन को हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। तो उस वाटर बॉडी का वो पोर्शन जो हम सेलेक्ट करेंगे फॉर द एनालिसिस, उसको हम क्या कहेंगे, सैंपल कहेंगे। सैंपल बेसिकली क्या होता है, सैंपल की सिलेक्शन के डिफरेंट मेथड्स हैं, क्योंकि सैंपल जो भी हम सेलेक्ट करते हैं वो डिपेंड करता है कि हमारा सैंपल जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं। अगर हम वो सैंपल उस वाटर बॉडीज में से सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर तो वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होगा, इट्स मीन हम एक्चुअल रिजल्ट्स जो हम प्रेजेंट करेंगे वो उतने हमारे एक्यूरेट होंगे। लेकिन अगर हम उस वाटर बॉडीज में से एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं कलेक्ट कर पाते, तो इट्स मीन जो हमारे पास एट द एंड रिजल्ट्स आएंगे वो उतने एक्यूरेट नहीं होंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स होते हैं जिनके जरिए सैम्पलिंग की जाती है। जो मोस्ट कॉमनली एनालिटिकल केमिस्ट जो है वो अडॉप्ट करता है, वो बेसिकली 2 टाइप्स के मेथड्स होते हैं जिनको अडॉप्ट किया जाता है। फर्स्ट वन इज ग्रैब सैम्पलिंग होता है, ग्रैब सैम्पलिंग को अदर वर्ड्स में
रैंडम सैम्पलिंग भी कहा जाता है। ग्रैब सैम्पलिंग ये होता है कि हम क्या करते हैं कि रैंडमली जो हमारे पास जो भी पॉपुलेशन है उसमें से हम रैंडमली अपना सैंपल जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं, ग्रैब कर लेते हैं। लाइक अगर हमें वाटर बॉडीज़ का कहा गया है तो वाटर की जितनी भी एक बॉडी है, जो वाटर का एक पॉन्ड है, उसमें से हम रैंडमली कुछ प्लेसेस में से जो है वो सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं, कलेक्ट करके और उसको मिक्स कर देंगे, तो वो हमारा ग्रैब सैम्पलिंग कहलाएगा। रैंडम सैम्पलिंग या ग्रैब सैम्पलिंग के अंदर हर एक पोर्शन के पास इक्वल चांस होता है सिलेक्शन का। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने जो है वो सिंपल किसी एक लोकेशन में से या किसी एक खास स्पेस पे से अपना सैंपल कलेक्ट किया और उसको एनालाइज कर लिया। जब हम ग्रैब सैम्पलिंग करेंगे तो इट्स मीन जितनी भी वाटर का पॉन्ड है उसमें से हम मुख्तलिफ पोजिशंस में से रैंडमली अपना सैंपल सेलेक्ट करेंगे, देन उस प्रोपोर्शंस को मिक्स करेंगे। सेकेंड जो चीज़ होती है वो होती है ग्रॉस सैम्पलिंग, जो मोस्ट कॉमनली हम यूज़ करते हैं। ग्रॉस सैम्पलिंग बेसिकली क्या है? ग्रॉस सैम्पलिंग में हम ये करते हैं कि हमारे पास जितना भी हमारा पोर्शन है या जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है उसमें से हम कुछ पोर्शन सेलेक्ट कर लेते हैं इन एन ऑर्डर्ड वे। लाइक दैट अगर मैं कहती हूँ कि हमारे पास एक ग्रेन्स का ट्रक है, पूरे का पूरा ग्रेन का ट्रक है, जिसमें से हमने जो है वो अपना सैंपल सेलेक्ट करना है और हम चाह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हम अपना जो है वहाँ से सेलेक्ट कर सकें। अब वो जो ग्रेन्स का ट्रक है उसके अंदर से अगर मैं एवरी 10th जो बैग है या भी जो भी उसका वो है ग्रेन्स का बैग है उसमें से हर 10वें बैग के अंदर से मैं कुछ पोर्शंस ग्रेन्स के निकालती हूँ और एंड में मैं उन सबको मिक्स करके और उसमें से कुछ पोर्शन सेलेक्ट करती हूँ और वो एनालाइज करती हूँ, तो वो भी मेरा एक सैम्पलिंग का वे है। इससे ये होगा कोई एक सेलेक्टिव मैंने बैग नहीं लिया कि जिसमें से मैं अपना जो है अपना सैंपल सेलेक्ट किया और मैंने उसको एनालाइज कर लिया। एवरी 10th बैग में से कलेक्ट करेंगे और उसके बाद सारे के सारे पोर्शंस को हम मिक्स करके हम क्या कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं। अब जब हमने इन दोनों वे से सैम्पलिंग कर ली तो जो हमारे पास सैंपल आता है वो ऑब्वियसली क्योंकि हमने डिफरेंट पोर्शन से सेलेक्ट किया तो सैंपल हमारे पास जो है वो लार्ज अमाउंट के अंदर होगा। तो जो लार्ज अमाउंट के अंदर सैंपल होता है वो सारे का सारा सैंपल हम एनालाइज नहीं कर सकते। उस सैंपल का जो पोर्शन इस पूरी सैंपल के अंदर से जो हम पोर्शन सेलेक्ट करते हैं और जिसको हम लेबॉर्ट्री के अंदर एनालाइज करेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, एनालिटिकल सैंपल। लाइक दैट अगर हमने ग्रैब सैम्पलिंग से सैम्पलिंग की है, अपना सैंपल कलेक्ट किया है और हमारे पास जो सैंपल है वो टोटल बन गया है 10 ग्राम। अब हम 10 ग्राम का 10 ग्राम तो पूरा एनालाइज नहीं करेंगे, अगर इस 10 ग्राम में से जो 2 ग्राम हम लेबॉर्ट्री में एनालाइज करेंगे वो हमारा एनालिटिकल सैंपल कहलाएगा। इसी तरह से जो ग्रॉस सैम्पलिंग के जरिए अगर लेट्स सपोज हमने 5 ग्राम अपना सैंपल सेलेक्ट किया है, कलेक्ट किया है, इसमें से वो सैंपल का वो पोर्शन जो हम लेबॉर्ट्री के अंदर एनालाइज करेंगे बाय यूजिंग एनी टेक्निक, बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, वो हमारा क्या कहलाएगा, एनालिटिकल सैंपल कहलाएगा। तो ज़रूरी है कि जो हम अपना सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं जितना वो ज़्यादा वो रिप्रेजेंटेटिव होगा, जितना सैम्पलिंग जो है वो हमारी प्रॉपर फॉर्म में होगी, उतने ही हमारे पास एट द एंड रिजल्ट्स प्योर आएंगे। सैम्पलिंग करने के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये है कि हम अपना जो सैंपल आता है उसको हमने क्या करना है कि प्रिकॉशन कि उसकी जो सैम्पलिंग हमने कर ली, अपना सैंपल सेलेक्ट कर लिया, सैंपल को सेलेक्ट करने के बाद क्या इंपॉर्टेंट स्टेप आया है कि हमने जो है वो उसकी प्रिकॉशंस शुड बी टेक, प्रिकॉशंस हमने लेनी है, उसकी प्रॉपर हैंडलिंग ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमने सैंपल प्रॉपरली कलेक्ट कर लिया लेकिन अगर हमने उसके जो हैंडलिंग है या स्टोरिंग है वो प्रॉपर नहीं की, क्योंकि हमने पता है कि मुख्तलिफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स मौजूद हैं जो क्या करते हैं कि हमारे सैंपल्स के साथ इंटरेक्ट करके उसको जो है वो डीकम्पोज कर सकते हैं, किसी फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मॉइस्चर इफेक्ट होता है, ह्यूमिडिटी के लेवल का इफेक्ट होता है, तो कोई भी चीज़ जो है वो हमारे सैंपल को इफेक्ट कर सकती है। तो सैंपल को सिलेक्शन के बाद जितना सैंपल को सेलेक्ट करना इंपॉर्टेंट होता है उतना ही सैंपल की जो स्टोरिंग करते हैं या जो सैंपल की हैंडलिंग है वो इतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम क्या कर सकें, हमारा जो सैंपल है उसके अंदर अगर कोई भी चेंजेस आए उसको स्टॉप कर सकें, डीकम्पोजिशन को रोक सकें, उसके लॉस को रोक सकें, कोई मैट्रिक्स के अंदर जो चेंजेस आते हैं उन पॉसिबल चेंजेस को स्टॉप कर सकें, या फिर हम उसकी कंटेमिनेशन को जो है वो कंट्रोल कर सकें। नेक्स्ट जो आता है कि जब आपने अपना सैंपल सेलेक्ट कर लिया, सैंपल क्लिंग कर लेने के बाद एनालिटिकल सैंपल का देख लिया हमने, सैम्पलिंग कर लेने के बाद जो इंपॉर्टेंट आता है कि हमने अपने सैंपल को वे करना होता है। वेइंग भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि सैम्पलिंग की सिलेक्शन या सैंपल की कलेक्शन जो है वो ज़रूरी है। वेइंग के लिए ज़रूरी है कि हम अपना सैंपल जो है जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है उसकी वेइंग जो है वो प्रॉपर हो। बहुत सारे ऐसे सॉलिड सैंपल्स होते हैं जो कि मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अगर हम उनको वे करें तो ऑब्वियसली वो जो मॉइस्चर उसके अंदर मौजूद है वो भी मॉइस्चर भी का भी वे आएगा। तो इसके लिए जो सॉलिड सैंपल्स होते हैं उनको हम यूजुअली ड्राई करते हैं, ओवन के अंदर ड्राई कर लेते हैं 110 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस टू 120 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 to
2 आवर्स। मोस्ट कॉमनली यही यूज़ किया जाता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा जो सैंपल जिसके हम ड्राइंग कर रहे हैं वो इस टेम्परेचर पे जो है वो स्टेबल हो। और जो हमने वेइंग करने के लिए जो हम इसके लिए, क्योंकि वेइंग इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन इफेक्ट द ओवरऑल एनालिसिस। तो जो हम वेइंग करने के लिए हम अपना यूज़ करते हैं, उसके लिए जो हम वेइंग बैलेंस यूज़ करेंगे, उस वेइंग बैलेंस की जो सेंसिटिविटी है वो मैक्सिमम मिनिमम जो है वो 0.1 to 0.1 मिलीग्राम सेंसिटिविटी होनी चाहिए। अगर वो इतना सेंसिटिव होगा तो फिर हम क्या कर सकते हैं, अपना सैंपल जो है वो एक्यूरेटली वे करेंगे और उसके बाद जो है वो हम उसको एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। यूजुअली क्या करते हैं कि जब रिजल्ट्स आने होते हैं तो हम उसके लिए अपने जो सैंपल का एनालिसिस करते हैं वो हम रेप्लिकेट्स में करते हैं। रेप्लिकेट्स में करने का मकसद यही होता है कि अगर हमने एक दफ़ा सैंपल को एनालाइज किया है, अगर कोई इश्यूज़ हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो सेकेंड टाइम हम उसको रिपीट कर लें ताकि वो हमारे पास वो रिमूव हो सके। और फिर थर्ड टाइम 3 रेप्लिकेट्स फॉर्म में करते हैं ताकि हमारे पास 3 वैल्यूज आ जाए। एक तो हम कंपेयर कर सकते हैं और उससे हमें आइडिया हो सकता है कि हमारे रिजल्ट प्रिसाइज हैं या नहीं। सेकेंड ये कि हम उनकी एवरेज लेके एक हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक्चुअल जो वैल्यू आनी है या जो एक्चुअल कैलकुलेशंस आनी है या जो एक्चुअल वे है वो इतना इस सैंपल का है। क्योंकि एक्यूरेसी, जब हम एनालिटिकल प्रोसीजर की एक्यूरेसी की बात करेंगे तो जितना सैम्पलिंग इंपॉर्टेंट है उतना ही वेइंग। और वेइंग के लिए ज़रूरी है कि आपका जो सैंपल है वो ड्राई होना चाहिए। जो आप उसकी वेइंग के लिए जो इलेक्ट्रिकल बैलेंस यूज़ कर रहे हैं उसकी सेंसिटिविटी कितनी है। अगर उसकी सेंसिटिविटी 0.1 मिलीग्राम तक है तो फिर वो एक्यूरेटली जो है वो सैंपल को वे करेगा। आज हमने जो एक दफ़ा मैं रिपीट कर देती हूँ कि आज हमने जो जनरली डिस्कस किया वो हमने देखा कि एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है। बेसिकली एनालिटिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स के सैंपल्स के साथ डील करते हैं, एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें हैं, क्या फाइंड आउट करना है, या तो हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे या फिर हम क्वान्टिटेटिव एनालिसिस करेंगे। क्वालिटेटिव में हम देखते हैं कि क्या चीज़ मौजूद है और क्वान्टिटेटिव में हम ये देखते हैं कि कितनी अमाउंट के अंदर मौजूद है। इसके अलावा हमने क्या कहा कि एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो बेसिकली 4 क्वेश्चंस के आंसर्स को प्रोवाइड करने के लिए काम करती है कि क्या चीज़ मौजूद है, कितनी कहाँ पे मौजूद है, कितनी फॉर्म में मौजूद है और उसकी क्या अरेंजमेंट, क्या स्ट्रक्चर्स है और क्या कंपोजिशन है। नेक्स्ट हमने देखा एनालिटिकल प्रोसीजर की एक्यूरेसी क्या है और एक्यूरेसी के लिए हमने सैम्पलिंग देखी कि सैम्पलिंग क्या है। जितनी ज़्यादा हमारी एक्यूरेसी सैम्पलिंग के अंदर होगी उतना ही एट द एंड हमारे पास रिजल्ट जो है वो प्रॉपर एक्यूरेट होंगे। सैम्पलिंग हमने देखा कि 2 टाइप्स की जो मोस्ट कॉमनली हम एनालिटिकल केमिस्ट यूज़ करते हैं, या तो ग्रैब सैम्पलिंग है या फिर ग्रॉस सैम्पलिंग है। इन सैम्पलिंग से जो हमारे पास सैंपल आता है वो एनालिटिकल सैंपल कहलाता है और एनालिटिकल सैंपल में से वो पोर्शन जो हम लैब में एनालाइज करते हैं उसको हम लेबॉरेटरी सैंपल कहते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि वेइंग के लिए हमने कहा कि ज़रूरी है कि हमारा जो भी सैंपल है वो ड्राई फॉर्म, अगर कोई सॉलिड सैंपल है तो उसको ड्राई करना ज़रूरी है। ड्राई करने के लिए जो मोस्ट कॉमनली टेम्परेचर 110 to 120 डिग्री सेल्सियस यूज़ किया जाता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका जो सैंपल जो आपने एनालाइज करना है ये वो आपका सैंपल जो है वो इस टेम्परेचर पे स्टेबल हो। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ जो हमने अपने इलेक्ट्रिकल बैलेंस की देखी कि उसकी सेंसिटिविटी होनी चाहिए। जितना वो ज़्यादा सेंसिटिव होगा उतना ही ज़्यादा एक्यूरेटली जो है हम वे करेंगे। थैंक यू।